नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि हमारे देश की जुडिशरी में चेक बाउंस के मैटर्स को अगर देखा जाए तो जुडिशरी में पेंडिंग केसेस एक तरफ और उन पेंडिंग केसेस में जो चेक बाउंस के मैटर्स हैं उनका नंबर एंटायरली सबसे ज़्यादा नंबर निकल के आ सकता है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो सितंबर 2025 में जो डाटा रिलीज किया तो उसमें की फाइंडिंग ये थी अराउंड 50% ऑफ द मैटर्स जो हमारे दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उसके अंदर 50% ऑफ द मैटर्स में जो पेंडेंसी है वो चेक बाउंस मैटर्स दैट इज द एनआई एक्ट के मैटर्स हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन पेंडेंसी को कैसे टैकल किया जाए, कैसे हम इनको फास्ट ट्रैक मोड में लेके आ सकते हैं, काफी गाइडलाइंस समय समय पर निकाल रही है। रिसेंटली इन द जजमेंट ऑफ संजाबिज तारी वर्सेस किशोर बोरकार के बीच में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को डिस्पोज ऑफ करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस गाइडलाइंस को इशू किया। वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस गाइडलाइंस बिकॉज ये गाइडलाइंस जो हैं हमारे ट्रायल प्रोसीडिंग्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाली हैं। अगर हम बात करें कि इन गाइडलाइंस को बकेटाइजेशन करें तो ये गाइडलाइन सर्विस ऑफ द समन्स के ऊपर किस तरह से, जैसे कंप्लेंट फाइल हुई और उसके बाद अगर नोटिस समन्स का सर्व करना है तो कंप्लेनेंट को क्या बातों का अब ध्यान में रखना है सो दैट जो सर्विस ऑफ समन्स हैं वो इफेक्टिव सर्विस ऑफ समन्स हो। दूसरा, स्ट्रीमलाइनिंग द कंप्लेंट एंड ट्रायल प्रोसीजर्स। दूसरी गाइडलाइन में द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज कम आउट विद सर्टेन फॉर्मेट्स जो कि हमें अब कंप्लेंट ड्राफ्टिंग में अपने कंप्लेंट में ड्राफ्ट करते समय वो ऐड करना पड़ेगा सो दैट जब मजिस्ट्रेट कोर्ट को या फिर उनके सेशन कोर्ट को, एपेलेट कोर्ट को या हाई कोर्ट को या इवन एट द टाइम ऑफ जब मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है तो उस इंडेक्स से उस फॉर्मेट में जो भी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनको हेल्प मिले। तीसरा जो गाइडलाइन है वो है सेटलमेंट्स के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फोकस ज़्यादा है बिकॉज ऑनरेबल वी विल गेट टू नो दैट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का की इंटेंशन इज कि रेदर देन गोइंग फॉर द ऑफेंसेस चेक बाउंस के ट्रायल्स में इफ अगर कंप्लेनेंट के पैसे रिकवर होते हैं दैट इज मोर क्रिटिकल फॉर द कंप्लेनेंट ऑल्सो। फोर्थ गाइडलाइन जो फोकस है कि कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग दैट इज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस इन रिलेशन टू द एनआई मैटर्स। There are certain guidelines for the honorable chief justice of the various high courts so that they can effectively monitor the progress of NI matters. And finally we will at end of the slide we will go through how these guidelines are going to affect us, mean the sense that if you are a complainant how these guidelines are going to affect you, and if you are an accused person how these guidelines are going to affect you. Our whole video is going to focus around these guidelines only. So let us now quickly go and understand about the first guideline, that the service of summons. वेरी की चेंजेस जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन करे फॉर दी सर्विस ऑफ समन्सेस की अब मैंडेटरी दस्ती एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्विस होनी चाहिए। होता क्या है कि जब मान लो आपने एज ए कंप्लेनेंट आपने केस फाइल किया, पीएफ फाइल करा, राइट, उसके बाद नोटिस इशू होगा, दैट इज द समन्स नोटिस इशू होगा। आप पूरा बंच प्रिपेयर करके कोर्ट को सबमिट करते हो, देन कोर्ट का स्टाफ जो है उस समन्स को सर्व करने के अटेम्प्ट करता है। अगर वो जो समन्स हैं किसी दूसरी स्टेट में जाते हैं लेट से, तो देन जो प्रोसेस इटसेल्फ इज ए इट्स नॉट ए इजी टास्क। ओके, तो इस केस में मैनी टाइम्स जो चेक बाउंस मैटर्स अगर हम देखें तो उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स इन्वॉल्व हैं। तो इस गाइडलाइन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दो चीजें मैंडेट करी। वन इज दस्ती, दैट इज बाय हैंड। जैसे ही आपकी कंप्लेंट पे
एक्यूज के लिए समन्स जो है इशू हो जाते हैं, तो उस समन्स को जो सर्व करने के लिए आपको फिजिकल कॉपी आपको भी दी जाएगी, सो दैट बाय हैंड आप अपने एफर्ट्स लगा के उस एक्यूज को वो सर्व कर सको. दिस इज द फर्स्ट क्रिटिकल स्टेप. सेकेंड स्टेप इज, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप जो समन्स की जो सर्विस है वो इलेक्ट्रॉनिक वे से भी कर सकते हो, मे बी थ्रू ईमेल्स, थ्रू व्हाट्सएप, राइट, थ्रू व्हाट्सएप. तो उस केस में कंप्लेनेंट को, अगर इफ इज अवेयर ऑफ द व्हाट्सएप नंबर, इफ इज अवेयर ऑफ द ईमेल ऑफ द एक्यूज्ड, तो कंप्लेनेंट को एक एफिडेविट भी फाइल करना होगा जिसमें ही हैज टू पुट ऑन ओथ that these are the effective numbers, these are the direct numbers of the accused person, so summons should be served to the accused person through this phone number, through this email id also. अगर कंप्लेनेंट गलत इंफॉर्मेशन डालता है, राइट, तो देन इन दैट केस कंप्लेनेंट के अगेंस्ट भी कार्रवाई की जा सकती है. दिस इज ए वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जो कि जब स्प्रेड करेगी अक्रॉस इंडिया, दैट इज गोइंग टू हेल्पफुल फॉर many complainants, and the practice is definitely going to change across India. लेट अस नाउ मूव टू दी सेकंड गाइडलाइन. इसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लेंट का प्रोसेस और जो ट्रायल के प्रोसीजर्स को उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू करी. वन ऑफ द फर्स्ट गाइडलाइन इज, अब जो भी कंप्लेंट होगी उसके अंदर इंडेक्स के साथ साथ ये एक तरह से सिनॉप्सिस टाइप बोल लो, या एक फॉर्मेट जिसको दिया गया है, उस इस फॉर्मेट को आपको फिल करना है, सो दैट बिफोर फाइलिंग द कंप्लेंट. अब इसमें डिटेल्स क्या आ गई, ऑब्वियसली कंप्लेनेंट की डिटेल्स पहले भी आती थी, एक्यूज की डिटेल्स भी क्या आती थी, राइट. अब यहाँ पे इफ द accused is a company or a firm, then registered address, name of the managing director या partners, name of the signatory and name of the persons vicariously liable. So एक्यूज पर्सन हैं वो क्लियरली रिफाइन हो जाएगा. अगर आप एज ए कंप्लेनेंट हो तो आपको भी ये क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे. ओके, इफ आई एम, लेट्स से फॉर एग्जांपल फाइलिंग ए कंप्लेंट अगेंस्ट ए कंपनी, तो उस कंपनी में कौन कौन से डायरेक्टर्स को आपको इन्वॉल्व करना है. सो दिस फॉर्मेट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू to refine your complaint, to refine the scope of your averments in the complaint also. Let's now move to the other requirements in the format. Other requirements is, अगर हम चेक के बारे में बात करें कि drawn on the bank branch क्या नाम है, अकाउंट नंबर क्या है. दिस इज वेयर नाउ इंपॉर्टेंट इज डिसओनर सेक्शन. डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, मतलब आपने बैंक में चेक कब जमा कराया था. डेट ऑफ रिटर्न या डिसओनर मेमो वो क्या है, राइट. Branch where the check was dishonored, so this will decide the jurisdiction point. Okay, reasons for the dishonor. Reasons क्या आ सकते हैं, insufficient amount of balance या stopped by the person who has issued the check. So these reasons will be there. You have to now very specifically put forward such reason in the complaint. अब बात आ जाती है स्टैट्यूटरी नोटिस के बारे में, which we all know that demand notice is a very critical notice for the section 138 complaint. डेट ऑफ नोटिस क्या थी, मोड ऑफ सर्विस, आपने वो जो नोटिस था एक्यूज पर्सन ने कब इशू करा था और किसके थ्रू भेजा था, स्पीड पोस्ट के थ्रू, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू या ईमेल के थ्रू, व्हाटएवर द मोड ऑफ सर्विस व्हिच यू हैव यूज्ड at the time of service of the demand notice. Date of dispatch and the tracking number उसका क्या है, proof of the delivery and date of delivery, whether served, this becomes very important, whether served or not, if not reasons thereof, और उसके बाद अगर कोई रिप्लाई आया लीगल डिमांड का तो basically what you are going to put out in the complaint, in your averments, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज मेड ए गाइडलाइन कि भाई आप फर्स्ट पेज के अंदर वो सारा इंफॉर्मेशन दे दो. So that would become very helpful for the accused, for the complainant, for the judicial officers to
understand the gist of the NI matter. So now let us understand further pointers. The cause of action, date of accrual, cause of action कब शुरू हुआ एज पर द कंप्लेनेंट, ये इंपॉर्टेंट है. Jurisdiction invoked under section 142. 2. Whether any other complaint under section 138 NI Act is pending between the parties. If yes, in which court, date and year of the institute. That this information would definitely help the judicial officers to see, okay, how many matters are pending between the parties. If the parties are fighting a lot of NI matters, this might help in एक जगह पे इकट्ठे इन मैटर्स को करने में, एक ही कोर्ट के अंदर मैटर्स को चलाने के लिए दिस इंफॉर्मेशन कुड बी हेल्पफुल. फिर उसके बाद रिलीफ सोट. ओके, अब कंप्लेनेंट चाह क्या रहा है. समनिंग ऑफ द एक्यूज्ड एंड ट्रायल अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एनआई एक्ट, राइट. कितना अमाउंट होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन आप इसमें डाल सकते हो. वेदर द अवार्ड ऑफ इंटरिम कंपनसेशन अंडर सेक्शन 143A of the NIA Act sought or not. ठीक. सो ड्यूरिंग द ट्रायल प्रोसेस, ओके, जो इंटरिम कंपनसेशन की अगर आपने कोई एप्लीकेशन लगाई है तो दैट विल आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ योर पूरा ट्रायल का जो रिकॉर्ड रहेगा, उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन रहेगी. एंड फाइल थ्रू, कंप्लेनेंट ने खुद फाइल करी है या कंप्लेनेंट हैज और हैज ए ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव टू फाइल द कंप्लेंट. अब ये जो गाइडलाइन थी वो फोकस हो रही थी कि किस तरह से आप अपने ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करोगे, आप किस तरह से कंप्लेंट के इंडेक्स के ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन इंश्योर करोगे, वो रहेगी. अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब ट्रायल की प्रोसीडिंग्स के अंदर भी इसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करा. फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नो रिक्वायरमेंट टू इशू समन्स टू द एक्यूज्ड इन टर्म्स ऑफ 2 to 3 ऑफ द बीएनएसएस, दैट इज ए प्री कॉग्निजेंस स्टेज. हाँ, एज वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि न्यू बीएनएसएस में प्री कॉग्निजेंस स्टेज के ऊपर भी अक्यूज को समन्स करने का प्रावधान है. लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली हेल्ड किया कि जो एनआई एक्ट है वो स्पेशल एक्ट है, तो स्पेशल एक्ट के प्रोविजंस विल ऑलवेज बी हेल्ड अबव द जनरल लॉ प्रोविजंस. तो इस कारण से देयर इज नो रिक्वायरमेंट of complying with the section 223 of the BNSS while dealing with the issue of sending summons at the precognizant stage. Second, the trial court shall record cogent and sufficient reasons before converting a summary trial to the summons trial. Many times we have seen in the orders that the magistrate generally one liner से ही simply बोल देते हैं कि इस court इस trial को they are taking from the summary trial to the summons trial. But now the Honorable Supreme Court has given a guideline that the trial courts shall record sufficient reasons, cogent reasons why they are moving the NI complaint from a summary trial to the summons trial. इसके साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस भी इशू करी जिसमें जो ट्रायल कोर्ट है वो एक्यूज को एटलीस्ट अनदर क्वेश्चंस के अलावा ये क्वेश्चंस तो जरूर पूछे और उसका आंसर जो है विल बिकम द पार्ट ऑफ द ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड. डू यू एडमिट दैट चेक बिलोंग्स टू यू और नॉट? Do you admit the signature of the check? Do you did you issue or deliver this check to the complainant? Do you admit that you owed liability to the complainant? And if you deny the liability, right, this is very much important. If you deny the liability, if it's like what is your defense then? Very specific defenses are there for the NI matters. If you deny the liability, clearly what's your defense, that it's a security check. It was the, let's say, if the loan was already prepaid to the complainant, the check was altered or misused or any other reason. So basically the Honorable Supreme Court wants that try to, whatever defenses the accused may come out with, the honorable trial court must bring out, okay, these are the defenses which the trial court has dealt with during the trial. And do you wish to compound this
case at this stage. That's very important. Compounding means the sense you consider in a normal language for the layman's, it's like कि हम मैटर जो है सेटल करना चाह रहे हैं, कंप्लेनेंट को पैसे दे देंगे, कंप्लेनेंट जो है अपनी कंप्लेंट को विड्रॉ कर लेगा एंड केस विल बी क्लोज्ड. Okay, so this is where the Honorable Supreme Court has put a lot of stress on these guidelines. And another important point is that the interim compensation. We being an advocates, we have observed that जो NI केस का ट्रायल है वो लगभग 4 साल 5 साल अगर अक्यूज जो है समन्स ट्रायल के साथ चल रहा है तो देन 4 साल 5 साल एक नॉर्मल टाइम लगता है बिकॉज देयर इज सो मच बैकलॉग्स एट द मजिस्ट्रेट कोर्ट लेवल. अगर आप किसी भी मजिस्ट्रेट कोर्ट की cause list check करें तो almost you will find that one magistrate has to clear at least 150 to 200 matters in a single day. And that's where और many times कोर्ट का स्टाफ अवेलेबल नहीं है, अगर स्टेनो छुट्टी पे है तो हाउ यू आर गोइंग टू कंक्लूड द एविडेंस. एंड एविडेंस में सबसे ज्यादा टाइम जो कंज्यूम होता है वो एविडेंस में होता है, राइट. सो दैट्स वेयर एक कंप्लेंट फाइल करने पे अगर कंप्लेनेंट 5 साल के बाद जीतता है तो देन कंप्लेनेंट को हैज टू गो अनदर फाइट बिकॉज एक्यूज्ड will go to the session court, high court and supreme court. So that's where honorable supreme court has come out with a mandate that ki interim compensation के provisions को activate किया जाए so that the accused के ऊपर भी pressure रहेगा that okay if he or she has to give some money, right, then और many times क्या होता है कि complainant भी उस मोड में आ जाता है कि ओके मेरे को इतने पैसे मिल गए हैं, लेट्स से इंटरिम कंपनसेशन, एंड इफ यू accused can give a little bit more closer to the check amount, then I can settle also. And in a similar way accused भी ये बोलता है कि okay मैंने already X amount दे दिया है, only remaining part is this, let me pay this amount also and settle the complete matter itself. So various permutation and combinations can come into play and that will help the the courts to reduce this backlog. So let's now move to the another guideline. This where the Honorable Supreme Court also come out with the idea that trial courts should start getting into a mode where the early payments, early settlements can get activated. और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये अभी सजेशन दिया है that even when you are sending a summons, even when you are sending the summons, you send some let's say UPI link or QR codes of the court so that the if at all the accused is interested into settling the matter by making the payment, okay, and doesn't want to go into the litigation itself, then whole process of going through the complete trial can be avoided. And that's the advantage which the honorable supreme court is of view that would help the complainant as well as the accused persons to settle this matter before even going out for a full blown trial. And interestingly, the Honorable Supreme Court has revised the various uh, compounding, settlement amounts between the complainant and the accused, depending upon the stage of the NI case. For example, अगर बिफोर द डिफेंस एविडेंस पे ही दोनों पार्टीज आपस में because of the settlement, or if the accused say that okay I want to pay the complete amount and the complainant say okay fine let me receive the amount and let the matter be closed, then at that moment before the defense evidence no cost, only check amount can be given to the complainant. And दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है. कंप्लेनेंट को पूरा ट्रायल नहीं देखना 4 साल 5 साल, एक्यूज को कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा, ओनली चेक अमाउंट देना पड़ेगा एंड द case will be closed. Second scenario is after defense evidence but before the judgment. Even पूरा ट्रायल चलाया 4 साल 5 साल एंड बिफोर जजमेंट से पहले अगर कंपाउंडिंग होती है, the accused person has to give the check amount plus 5% of the check amount.
If you ask me, then this number may not be attractive for a complainant who has already gone through the complete trial phase, and now the matter is at a judgment phase only, right? But at the same time, if the amount is of a very big amount, right, then when you are receiving at least some portion or entire amount of the check, then definitely it's going to be a business decision. It's going to be a mandate of the complainant, because after that, at the appellate stage, as of now, you see that normally, so 6 years, 7 years it may take. And if you ask about that, if the matter has now reached to the Supreme Court, then the accused person has to give the check amount plus 10% of the check amount. Then the offense will be compounded. Very interestingly, in the para 39 of the judgment, the Honorable Supreme Court has come out that if for any reason, let's say, these are the conditions for the compounding. Okay, and if for any reason both the parties are not interested and the complainant wants that I should also, let's say, get the 10% interest for from filing of the suit till the final receipt of the amount, then Honorable Supreme Court held, if for any reason the financial institutions complainant ask for a payment other than the check amount or settlement of entire loan or other outstanding dues, then the magistrate may suggest to the accused to plead guilty and exercise the powers under section 255(2), 255(3) of CRPC or 278 of the BNSS, or give the benefit under Probation of Offenders Act 1958 to the accused. So, in a nutshell, with this para, the Honorable Supreme Court is kind of giving some powers to the trial court, that start considering of having a settlement before you, rather than going for or pushing for or taking the matter from summary trials to the summons trials and taking the matter to the complete trial. So these are the couple of guidelines. We are not covering the guideline number 4, which is more in relation to the judicial officers only for administration and for monitoring the progress of the NI matters in under their own jurisdiction. So if we conclude it from the perspective of the litigants, definitely these guidelines, objective of this guideline is that the people should have the faith on the checks. Okay, the checks, when they are being used for the businesses, when they are being used as a financial instrument, they should be confident of using checks as the key financial instrument for their business transactions. And obviously certain guidelines are going to be very effective, like dusty service, like electronic service of summons, that is going to be very much helpful, and it will definitely faster the adjudication process, specifically when the Honorable Supreme Court has stressed upon the fact that the trial courts must give cogent and sufficient reasons on why you are converting a particular summary trial to the summons trial. That becomes a reason, that becomes an important reason. And the template which has now been shared in the guidelines will be used by the trial courts to quickly have a gist of the matter. With the perusal of only one page, whole matter will be before any judicial officer, whether he is a trial court judge or whether he is adjudicating at the session court or the high court or at the Honorable Supreme Court level. So that's it. And if you have any specific questions or queries in relation to the guidelines, or with respect to these recent guidelines, or with respect to the guidelines of compounding the offense under one section 138, you can drop
an email to us. You can drop WhatsApp message to us also. We will try to respond to your questions on priority basis. And feel free to share this video with the stakeholders who are going facing a NI trial matter. And don't forget to share this video, like this video, and subscribe to this channel for receiving recent updates on the NI matter. We have created a list of recent judgments on the NI matter, and the link for that list can be found in the description box. And thank you very much for going through this video. Jai Hind.